अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने आरईएस कॉन्सेप्ट और ब्रॉन्स्टेड लॉ के कॉन्सेप्ट को कवर किया था और उसकी हमने लिमिटेशन भी लास्ट लेक्चर में पढ़ ली थी। आज की क्लास में स्टूडेंट हम नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो कि है लिविस एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट। एस्लोज आप देख सकते हैं मैंने मेंशन किए हुए हैं आखान बोर्ड मेट्रिक क्लास एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के चैप्टर में एस्लोज नंबर 10.1.5 एंड 10.1.6 आपके भी कवर करेंगे, जिसमें कह रहा है वो कि आपने स्टेट करना है लिविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। जिस तरह हमने आरईएस कॉन्सेप्ट आपको बताया, आपको हमने ब्रॉन्स्टेड लॉ की कॉन्सेप्ट बताया, इसी तरीके से हम आपको लिविस का एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट बताएंगे कि लिविस के अकॉर्डिंगली किन सब्सटेंस को हम बेस कहते हैं और किन सब्सटेंस को हम एसिड्स कहते हैं। ये लिविस का कॉन्सेप्ट भी हमारे पास 1923 में आया था और इसके अलावा हमने इस एस्लो के अंदर इसी लेक्चर में आज ये भी बताना है आपको कि क्लासिफाई सब्सटेंस एज लिविस एसिड्स एंड बेस, यानी कैसे हम सब्सटेंस को लिविस एसिड और लिविस बेस में क्लासिफाई करेंगे। अगर आपको चंद सब्सटेंस दे दिए जाएँ तो आप आइडेंटिफाई कर सकें कि ये हमारे पास एसिड्स हैं और ये हमारे पास बेसिस हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। लिविस एसिड का कॉन्सेप्ट ये है कि एसिड हर वो सब्सटेंस होगा लिविस के अकॉर्डिंगली, सब्सटेंस आइदर इट इज़ मॉलिक्यूल और एनाइन, हर वो सब्सटेंस जो एक्सेप्ट करे इलेक्ट्रॉन पेयर को, ठीक है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो एक्सेप्ट करे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। हल्का सा अगर मैं रिवीजन दूँ आपको थोड़ा सा, तो ब्रॉन्स्टेड लॉ ने कहा था हर वो चीज़ एसिड होती है जो प्रोटॉन को डोनेट करती है, ठीक है। यहाँ पर प्रोटॉन की कोई बात नहीं की लिविस ने सिर्फ ये कहा कि हर वो चीज़ एसिड होती है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे। पेयर का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में आपके पास दो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करे उसे हम एसिड कहते हैं, और वो सब्सटेंस जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे उसे हम बेस कहते हैं, ठीक है। लिहाजा बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। जिस तरह हम ब्रॉन्स्टेड लॉ में कहते थे कि डोनर ऑफ प्रोटॉन इज़ एसिड एंड एक्सेप्टर ऑफ प्रोटॉन इज़ बेस, इसी तरह यहाँ कहते हैं डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इज़ बेस, डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इज़ लिविस बेस, ठीक है। हर वो चीज़ जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रही होगी वो लिविस के अकॉर्डिंगली बेस कहलाएगी, और हर वो चीज़ जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रही होगी वो लिविस के अकॉर्डिंगली एसिड कहलाएगी। समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? तो एक्सेप्टर, सिंपल इज़ दैट, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इज़ नोन एज एसिड, डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इज़ नोन एज बेस, ठीक है। आइए इसकी एग्जांपल पे चलते हैं। हम एक एग्जांपल लेके इस बात को जस्टिफाई करेंगे कि यस देयर आर सम एक्सेप्टर ऑफ प्रोटॉन्स एंड देयर आर सम डोनर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। देखें आपके सामने एग्जांपल दी है मैंने बोरोन ट्राईफ्लोराइड की। बोरोन ट्राईफ्लोराइड का मतलब यह है कि बोरोन के पास 3 फ्लोरीन के एटम लगे हुए होंगे। देखें ये है बोरोन, और बोरोन हमारे पास स्टूडेंट्स ग्रुप नंबर 3 में आता है। ग्रुप नंबर 3 का मतलब यह है कि बोरोन के आउटरमोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, जिसमें ब्लैक डॉट्स रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बोरोन, ठीक है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करते हैं हम डॉट एंड क्रॉस के अंदर। बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, और ये बोरोन जो है वो बॉन्डेड हुआ है 3 फ्लोरीन के साथ, ठीक है। ट्राईफ्लोराइड 3 फ्लोरीन इसने अपने साथ बॉन्ड किए हुए हैं, जिनके साथ इलेक्ट्रॉन देखें आप यहाँ पर, तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, शेयरिंग है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है। जबकि दूसरी एग्जांपल में दूसरी तरफ हमारे पास अमोनिया है। अमोनिया के पास आप समझ सकते हैं कि NH3 इसका फॉर्मूला है, N इसका सेंट्रल एटम है, और सेंट्रल एटम के पास आप देखें 5 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो 5th ग्रुप में लाई करता है, 5A इसका ग्रुप होता है, और नाइट्रोजन फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं सबके आउटरमोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लिहाजा नाइट्रोजन इटसेल्फ हैज़ 5 इलेक्ट्रॉन्स इन इट आउटरमोस्ट शेल, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय अ ब्लैक डॉट एंड क्रॉस रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन। लिहाजा यहाँ पर भी देखें शेयरिंग हो रही है, यहाँ पर भी शेयरिंग, यहाँ पर भी शेयरिंग। अब आप देखें इनके पास अमोनिया के पास, अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन के पास एक अनपेयर, एक जो है वो अनपेयर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर देखें बल्कि यहाँ पर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है, अनपेयर्ड नहीं कहेंगे इसको,
इसे कहेंगे एक इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है जो कि आपको नज़र आ रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है किसको, बोरोन ट्राईफ्लोराइड को। जबकि बोरोन ट्राईफ्लोराइड को अगर आप देखो, गौर से देखें स्टूडेंट, यहाँ पर बोरोन के आउटरमोस्ट में अगर वो शेयरिंग पे जा रहा है तो इसके आउटरमोस्ट में अभी 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। कैसे देखें, 1 2 एक शेयरिंग कर रहा है फ्लोरीन के साथ, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब है बोरोन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अपने आउटरमोस्ट शेल में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए वो शेयरिंग कर सकता है। एंड दैट शेयरिंग इज़ ऑल्सो नोन एज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, जो आप 9th क्लास में पढ़ के आते हैं स्टूडेंट, कि जब भी वन साइडेड शेयरिंग होगी, वन साइडेड शेयरिंग से मुराद ये होता है कि जब भी पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर एक एटम दूसरे एटम को शेयर करेगा तो दैट इज़ नोन एज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और जब म्यूचुअल शेयरिंग होती है, जैसे कि ये म्यूचुअल शेयरिंग है, एक और एक एटम, दोनों एटम आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं, दिस इज़ नोन एज कोवलेंट बॉन्ड एंड म्यूचुअल शेयरिंग। बट इफ़ देयर इज़ one sided sharing, it means the electron pair, the whole electron pair is shared from one side to another atom, then it is said to be coordinate covalent bond। तो आप देख सकते हैं कि मैंने बोरोन ट्राईफ्लोराइड लिया और अमोनिया लिया, इन दोनों ने जब रिएक्शन किया तो यहाँ पर मैंने इस फिगर को वापस बनाया है, इस डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर को, और मैंने दिखाया है कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर फ्री था अमोनिया के पास, अमोनिया के नाइट्रोजन जो कि सेंट्रल एटम है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर फ्री था, उसने बोरोन को यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देने की कोशिश करेगा, और आप देखें इस नतीजे में जो बनेगा आपके सामने वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। तो स्टूडेंट ये मैं यहाँ पे मेंशन करूँ, जब भी हम एरो हेड से किसी बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं तो दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है इसमें। ठीक है, कभी भी किसी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को आप ऐसे शो करते हैं जिसमें हमेशा एरो उस एटम की जानिब होती है जो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर, और टेल हमेशा उसकी जानिब होती है जो डोनेट कर रहा होता है। तो आप देखें स्टूडेंट, अमोनिया और बोरोन ट्राईफ्लोराइड में अमोनिया डोनेट कर रहा है और बोरोन फ्लोराइड एक्सेप्ट कर रहा है, लिहाजा मैंने जो एरो की टेल बनाई है वो नाइट्रोजन की तरफ बनाई है क्योंकि अमोनिया डोनेट कर रहा है, और जो हेड है इसका, एरो हेड का हेड है, वो मैंने बोरोन की तरफ बनाया है क्योंकि बोरोन एक्सेप्ट कर रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे इस टॉपिक में आप ये कहेंगे कि सर हमने इस एग्जांपल से ये सीखा बोरोन ट्राईफ्लोराइड इज़ अ एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। देखें, बोरोन ट्राईफ्लोराइड ने एक्सेप्ट किया इलेक्ट्रॉन पेयर को, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसने यहाँ पर देखें आप, एक्सेप्टेंस का जो है मैंने यहाँ पर दिखाया है इस फिगर के अंदर। जबकि अमोनिया हमारे पास क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि अमोनिया इज़ बेस एंड BF3 बोरोन ट्राईफ्लोराइड इज़ एसिड। ये बात हम इससे इन्फर करेंगे आखिरी एग्जांपल से, कि इस एग्जांपल में हमने देखा कि बोरोन फ्लोराइड एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर को, जबकि जो अमोनिया है वो डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे हमें अंदाज़ा होता है कि जितने भी सब्सटेंस ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, दे ऑल आर कॉल्ड लिविस एसिड, एंड ऑल दोज सब्सटेंस विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, द होल पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर विच डोनेट, दे ऑल आर सेड टू बी लिविस बेस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आपको आइडेंटिफाई, ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। ठीक है, द फर्स्ट SLO 10.1.5 विच इज स्टेट द लिविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, जिसमें हमने पढ़ा कि एसिड्स कहते हैं एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एंड बेसिस आर द डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। तो स्टूडेंट ये हमारा यहाँ पर ये SLO तमाम हुआ। यहाँ पे स्टूडेंट एक और बात आपको बताते चलें कि जैसे मैंने आपको यहाँ डिस्कस किया कि बोरोन फ्लोराइड हमारे पास लिविस एसिड है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एसिड, और अमोनिया हमारे पास लिविस बेस है। ठीक है स्टूडेंट, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से तो यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस होता है। जैसे कि आपने न्यूट्रलाइजेशन में पढ़ा हुआ है कि जब भी हमारे पास एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो दिस इज़ द रिएक्शन कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। तो हम ये कह सकते हैं, या लिविस का कॉन्सेप्ट हमें ये बता रहा है कि जब भी एक एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे तो उसमें डोनेशन और एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों होगा। देखें आप, अगर मैं इस एसिड और बेस को रिएक्ट करवाऊँ, इसके नतीजे में दिस एसिड बेस रिएक्शन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द स्पीशी
कॉल्ड एबडक्ट, इसे कहते हैं, मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, इसके एक नाम स्पेसिफिकली लिविस ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया है जिसको मैं मेंशन करूँगा। लेकिन यहाँ पे बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब एसिड और बेस मिलते हैं तो बेसिकली ये न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन होता है, और न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन एसिड और बेस का, उसमें एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर भी हो रही है और डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर भी हो रही है। आप देख सकते हैं कि इसी एक रिएक्शन में जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट भी किया जा रहा है और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट भी किया जा रहा है। लिहाजा अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ लिविस कॉन्सेप्ट, अगर मैं न्यूट्रलाइजेशन को डिफ़ाइन करूँ, बहुत गौर से बात सुनिएगा स्टूडेंट, अगर मैं लिविस कॉन्सेप्ट की बेसिस पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को डिफ़ाइन करूँ तो हम यूँ कह सकते हैं कि इन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू लिविस देयर इज़ डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो हमारे पास रिज़ल्ट आता है एडिशन का, न्यूट्रलाइजेशन का जो रिज़ल्ट आता है हमारे पास, उसको हम कहते हैं एडक्ट। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके पास, इसे हम कहते हैं, अक्सर MCQs में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ लिविस एसिड एंड बेस। जब भी लिविस एसिड एंड बेस की न्यूट्रलाइजेशन करवाई जाएगी तो उसके नतीजे में जो आपके पास प्रोडक्ट आएगा उसे एडक्ट कहते हैं। ठीक है, आप अपने पास नोट कर लीजिएगा, ये टर्मिनोलॉजीज़ अक्सर जो है खान बोर्ड में MCQs में पूछी जा सकती है। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने लिविस के कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर दिया है। अब इसके बाद हम क्लासिफाई करेंगे डिफरेंट सब्सटेंस को, हम ये जानेंगे कि कैसे हम डिफरेंट सब्सटेंस को लिविस एसिड और लिविस बेस में क्लासिफाई कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स, इस SLO के अंदर हम आपको आइडेंटिफाई करना सिखाएं, क्लासिफाई करना सिखाएं कि कैसे आप क्लासिफाई करेंगे लिविस एसिड्स और लिविस बेसिस को। ठीक है, सबसे पहले हमारे जहनों में कॉन्सेप्ट क्लियर है कि लिविस बेस कहते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को, और लिविस एसिड कहते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ठीक है, कॉन्सेप्ट जहनों में क्लियर है कि ये एक्सेप्टर हमारे पास एसिड होता है और डोनर हमारे पास बेस होता है। ठीक है, अच्छा अब बात समझेंगे आप, डोनेट करेगा कौन? जिसके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर पड़ा हुआ होगा, और ऐसा पेयर पड़ा होगा जो कि शेयरिंग में हिस्सा नहीं ले रहा, अनशेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा। डोनेट वही करेगा और एक्सेप्ट वही करेगा जिसके पास एक्सेप्ट करने के लिए उसके शेल में जगह खाली होगी, उसके ऑर्बिट में, उसके ऑर्बिटल में इतनी स्पेस होगी कि वो पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर को अकोमोडेट कर सके। फॉर एग्जांपल, एक एलिमेंट है जिसके ऑलरेडी आउटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, तो वो कभी एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं कर सकता, यानी वो कभी एक्सेप्टर नहीं बन सकता। तो एक्सेप्टर कौन बनेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हमेशा वही बनेगा जिसके ऑर्बिट में इतनी स्पेस हो कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अकोमोडेट कर सकता हो, लिहाजा उसे हम एसिड कहेंगे। और डोनर हमेशा वो होगा जिसके पास लोन पेयर मौजूद होगा जो कि शेयरिंग में हिस्सा नहीं ले रहा होगा, यानी अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। अगर उसके पास एक ऐसा पेयर है जो ऑलरेडी शेयरिंग पर है किसी के साथ, तो वो उसको डोनेट नहीं कर सकता, क्योंकि वो, अगर फॉर एग्जाम्पल अमोनिया की बात करूँ मैं, अमोनिया में मैं आपको यूँ बात करता हूँ, नाइट्रोजन के पास ये सिचुएशन है, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नाइट्रोजन के पास और वो शेयरिंग करता है 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, या यूँ एग्जाम्पल मैं इसलिए दूंगा कि आपको समझा सकूं कि यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग हो रहा है। अब नाइट्रोजन के पास एक पेयर ऐसा मौजूद है, अमोनिया के अंदर जो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, उस सेंट्रल एटम नाइट्रोजन के पास ऐसा एक इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है जो उसके पास अनशेयर्ड है। अनशेयर्ड से मुराद वो शेयरिंग में हिस्सा नहीं ले रहा। तो ऐसे में ये कैपेबल है अपने इस अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए। लेकिन अगर वो नाइट्रोजन ये चाहे कि मैं इसको डोनेट कर दूं, तो ये वाला पेयर तो ऑलरेडी शेयरिंग पर है। ठीक है, ये वाला अगर पेयर की बात करूं तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का और एक हाइड्रोजन का, ये ऑलरेडी म्यूचुअल शेयरिंग पर है। नाइट्रोजन इस वाले इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट नहीं कर सकता। लिहाजा हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि जब भी किसी को डोनेट करना होगा इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी वो तमाम सब्सटेंस जो डोनेट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, लाजमी है कि उनके पास एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हो। तो देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, सब्सटेंस हैविंग, वो तमाम सब्सटेंस जिनके पास एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, उसे हम लिविस बेस कह सकते हैं। क्योंकि अगर उसके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा तभी वो डोनेट करेगा, और डोनेट करेगा तो वो लिविस बेस कहलाएगा।
इसी के बरक्स अगर आप एसिड देखें तो वो तमाम सब्सटेंस, मैंने क्या कहा था अभी आपसे कि एक्सेप्ट वही करेगा जिसके पास एक्सेप्ट करने के लिए जगह होगी, कैपेसिटी होगी। तो यह लिखा हुआ है सब्सटेंस दैट हैज़ एन एम्प्टी ऑर्बिटल, जिनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होगा और इतना एम्प्टी ऑर्बिटल हो कि वो पूरे पेयर को एक्सेप्ट कर सके। ऐसा ना हो कि इतना एम्प्टी ऑर्बिटल हो कि एक ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके, तो इट्स नॉट अ लिविस एसिड्स, ठीक है। सब्सटेंस दैट हैज़ एन एम्प्टी ऑर्बिटल दैट कैन अकोमोडेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो अपने पास इलेक्ट्रॉन पेयर रख सके, ठीक है, उसे हम कह सकते हैं कि वो लिविस एसिड है, ठीक है स्टूडेंट। यानी हमें इस बात से आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाएगी कि अब जब भी यहाँ पर कोई स्पीशी आएगी जिसे हमें आइडेंटिफाई करना होगा तो हम ये देखेंगे कि आया इस स्पीशी के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है या आया इसके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर तो उसके पास अनपेयर्ड शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो हम कहेंगे ये लिविस बेस है, और अगर उसके पास दो इलेक्ट्रॉन पेयर यानी दो इलेक्ट्रॉन या एक पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जगह है तो हम उसे लिविस एसिड कह सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। नाउ कमिंग टू पॉइंट 2, वो कहता है सब्सटेंस हैविंग एटलीस्ट वन लोन पेयर। ये वही बात वापस से दूसरे रुख से मैंने लिख दी यहाँ पर कि तमाम ऐसे सब्सटेंस जिनके पास एटलीस्ट एक लोन पेयर हो, ज़्यादा से ज़्यादा दो हो जाए तो और अच्छी बात है, दो पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, वो दो पेयर डोनेट कर सकता है, तीन पेयर हो तो तीन पेयर डोनेट कर सकता है, लेकिन वो कह रहा है एटलीस्ट वन होना चाहिए। अगर वन पेयर भी नहीं हुआ तो इसका मतलब वो कभी भी लिविस एसिड की कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा, क्योंकि लिविस एसिड की डेफिनेशन ये है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, तो उसके पास एटलीस्ट एक तो इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए। अगर दो हो जाएंगे तो इट्स वेरी गुड, तो उसके बाद दो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो वो जो है वो भी लिविस एसिड में आएगा, लिविस बेस में आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल में मैंने दिया है अमोनिया, अमोनिया के पास एक मौजूद है इलेक्ट्रॉन पेयर। अमाइंस, अमाइंस के पास भी मौजूद होता है। अल्कोहल, अल्कोहल के पास दो जो है इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद होते हैं। अल्कोहल का फॉर्मूला होता है ROH। इस O ऑक्सीजन के पास दो इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद होते हैं डोनेट करने के लिए, लिहाजा ये भी हमारे पास लिविस बेस में काउंट होता है। यहाँ पर अगर आप देखें जिस तरह यहाँ बताया गया कि एटलीस्ट वन लोन पेयर होना चाहिए, तो वहाँ वो कह रहा है कि मॉलिक्यूल इन विच द सेंट्रल एटम हैज़ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, वो तमाम के तमाम मॉलिक्यूल जिनके सेंट्रल एटम में इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो। थोड़ी देर पहले मैंने आपको BF3 की एग्जांपल दी थी, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, और आपको दिखाया था कि बोरोन ट्राइफ्लोराइड में सेंट्रल एटम कौन है, बोरोन। एल्युमिनियम क्लोराइड में एल्युमिनियम सेंट्रल एटम है। फेरस क्लोराइड में आयरन जो है वो सेंट्रल एटम है। इन तीनों सेंट्रल एटम के पास एम्प्टी स्पेस है, यानी इन तीनों सेंट्रल एटम का ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट नहीं है। इसी सूरत हाल में वो एक्सेप्ट करने के काबिल हैं। अगर इनके ऑक्टेट कंप्लीट होते तो ये कभी भी एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर को नहीं करते। लिहाजा वो ये बताना चाह रहा है कि जितने भी ऐसे मॉलिक्यूल आप ले आएँ, ठीक है, कोई भी एक ऐसा मॉलिक्यूल ले आएँ जिसके सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, वो एक्ट करेगा एज आ लिविस एसिड, ठीक है स्टूडेंट्स। और लास्ट पॉइंट में कह रहा है कि तमाम के तमाम एनाइंस, देखें एनाइंस, तमाम के तमाम एनाइंस वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज उनके पास आ जाता है और उसे हम एनाइन कहते हैं। वो कहता है एनाइन कैन ऑल्सो एक्ट एज अ लिविस बेस, एनाइन भी लिविस बेस के तौर पे काम कर सकते हैं। एग्जांपल यूँ देखते हैं, फॉर एग्जांपल क्लोरीन, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन अगर मैं क्लोरीन आयन की बात करूं तो क्लोरीन आयन एक इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेता है, अपने गेन कर लेता है, और ये है हमारे पास क्लोरीन का आयन। अब आपसे मैं कहूं कि क्या ये लिविस बेस के तौर पे काम कर सकता है, तो आप कहेंगे यस सर, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और इलेक्ट्रॉन पेयर अगर ये डोनेट कर देगा तो ये हमारे पास लिविस बेस के तौर पे एक्ट कर सकता है। इसी तरह यहाँ मैं बात करूँगा सिंपल कैटाइंस, कैटाइंस मीन्स पॉजिटिव आइंस। सिंपल जो कैटाइंस होते हैं दे कैन एक्ट एज अ लिविस एसिड्स, वो लिविस एसिड के तौर पे एक्ट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं लिविस एसिड के तौर पे एक्ट? क्योंकि दे आर डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। कैटाइन कब बनता है किसी भी एटम का? जब एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, इलेक्ट्रॉन चला जाता है उसके ऑर्बिट में से, तो वो कैटाइन बनता है। और जितने भी कैटाइन होते हैं वो हमारे पास डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लिहाजा वो एज आ लिविस एसिड बिहेव कर सकते हैं। लिविस एसिड का मतलब ये है कि वो एक्सेप्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को। जबकि मैं आपको बताना चलूँ, मेंशन है आपकी बुक के अंदर, जैसे सोडियम, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये हैं तो पॉजिटिव आयन, हैं तो कैटाइन, ठीक है, लेकिन इनके पास बहुत कम एबिलिटी है एक्सेप्ट करने की इलेक्ट्रॉन पेयर को, ठीक है। जबकि अगर आप पॉजिटिव आयन में हाइड्रोजन की बात करें,
आप Ag सिल्वर की बात करें, ये भी पॉजिटिव आयन है और ये इनके पास बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है टू एक्सेप्ट द शेयर पेयर, और जो एक्सेप्ट कर लेगा शेयर पेयर को वो एसिड कहलाएगा। कौन सा एसिड कहलाएगा? लिविस एसिड कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट, कैटाइंस ये भी हैं, कैटाइंस ये भी हैं, लेकिन ये कैटाइंस हैं लेकिन इनकी जो टेंडेंसी है टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर वो बहुत लो है, लिहाजा ये मोस्टली जो है ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन इसके अलावा भी और बहुत से कैटाइंस हैं, जैसे कि हाइड्रोजन का कैटाइन और सिल्वर का कैटाइन, इनकी टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की, लिहाजा ये एज आ लिविस एसिड इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो ये स्टूडेंट हमने आइडेंटिफाई कर लिया, हमने क्लासिफाई किया है कि कौन से लिविस एसिड्स होते हैं और कौन से लिविस बेस होते हैं। यहाँ हमारा 10.1.6 भी कंप्लीट हो जाता है और अब हम जाएंगे फर्स्ट टॉपिक विच इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस के लास्ट एसएलओ विच इज़ 10.1.7 और यहाँ पे ये एसएलओ हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो आइए चलते हैं 10.1.7 की तरफ। डिस्क्राइब द एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर, डिस्क्राइब द एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर यूजिंग द इक्वेशन ऑफ इट्स सेल्फ आयनाइजेशन। यानी हमने वाटर की एम्फोटेरिक नेचर आपको बतानी है कि वाटर एम्फोटेरिक नेचर रखता है, और ये बात हम साबित करेंगे उसकी सेल्फ आयनाइजेशन इक्वेशन को बताकर। सबसे पहले आपको बताते चलें स्टूडेंट्स, लास्ट प्रीवियस 2 लेक्चर्स के पर भी मैंने आपको बताया था कि एम्फोटेरिक किसे कहते हैं। एम्फोटेरिक कहते हैं जिसमें दोनों नेचर पाई जाती हैं, एसिड नेचर, एसिडिक नेचर भी और बेसिक नेचर भी। इसका मतलब है हमें बताना है कि पानी जो है, ठीक है, वैसे तो पानी को हम कहते हैं न्यूट्रल है, उसकी पीएच जो है वो न्यूट्रल में आती है, हम पीते हैं पानी, ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। लेकिन यहाँ बता रहा है कि वाटर जो है एम्फोटेरिक नेचर रखता है, यानी अगर वाटर एसिड के सामने आएगा तो एज अ बेस एक्ट करेगा, और अगर बेस के सामने आएगा तो एज अ एसिड एक्ट करेगा। और मैंने इसके लिए आपको 1-2 रिएक्शंस भी करवाए थे ब्रॉन्स्टेड लॉरी में, और जो हमने लिस्ट डाउन किए थे तमाम रिएक्शंस, उसमें हमने वाटर को एज अ एसिड भी यूज़ किया था, हमने वाटर को एज अ बेस भी यूज़ किया था। तो बेसिकली दैट शोज़ द एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे मैं आपको सेल्फ आयनाइजेशन रिएक्शन करके दिखाता हूँ वाटर का। अगर वाटर ये मेरे पास है, एक्वस मीडियम है, ठीक है, चूँकि वाटर है और एक्वस मीडियम है, लिहाजा जब एक्वस मीडियम में वाटर को डिसोसिएट करेंगे तो वाटर डिसोसिएट हो जाएगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन में। तो आप देख सकते हैं, अगर मैं आर्नियस से कॉन्सेप्ट से बात करूं कि आर्नियस ने कहा था कि अगर किसी भी सब्सटेंस को पानी में डालेंगे तो पानी में अगर वो डिसोसिएट होगा, अगर वो H आयन देगा तो वो एसिड है, अगर वो OH आयन देगा तो वो बेस है। ठीक है, अगर वाटर के बारे में बात कर लें कि अगर वाटर को मैं डिसोसिएट करूँ, एक्वस मीडियम में ऑलरेडी वाटर को अगर मैं डिसोसिएट करूँगा तो वाटर आपको एक ही वक्त में H पॉजिटिव आयन भी दे रहा है और वाटर आपको OH नेगेटिव आयन भी दे रहा है। तो आर्नियस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली भी वाटर एक एम्फोटेरिक नेचर रखता है, यानी वाटर एज एसिड भी बिहेव कर सकता है, वाटर एज बेस भी बिहेव कर सकता है। जहाँ वो प्रोटॉन को डोनेट करेगा, जहाँ वो H आयन जो है वो डिसोसिएट करेगा, वहाँ पर आप ये कह सकते हो कि वाटर आपका एसिड है, और जब वो OH आयन आपके सामने यहाँ शो कर रहा है एक्वस मीडियम में तो आप कह सकते हो ये हमारे पास बेस है। अब स्टूडेंट हम इसको देखेंगे कि ये एम्फोटेरिक नेचर है क्योंकि इसने एज अ एसिड भी बिहेव किया है, एज अ बेस भी बिहेव किया है, और हम 1-2 इक्वेशंस में इसको रेक करवा के भी देखेंगे कि अगर वाटर को मैं HCl से रेक करवाऊँ, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर वाटर को मैं HCl से रेक करवाऊँ तो आप देख सकते हैं के नतीजे में HCl अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा। ठीक है, HCl अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा, और ये इक्वेशन मैं पहले भी ब्रॉन्स्टेड लॉरी में लिखा चुका हूँ आपको कि ये बनाएगा H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन एंड Cl नेगेटिव। इससे क्या शो हो रहा है कि वाटर जो है एक्सेप्ट कर रहा है प्रोटॉन को, तो जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है बेसिकली वो बेस होता है, और जो प्रोटॉन को डोनेट करता है वो हमारे पास एसिड होता है। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरीके से एक और इक्वेशन आपके सामने लिखेंगे। वाटर को अगर मैं अमोनिया से रिएक्शन करवाऊँ तो आप देखें जैसे ही रिएक्शन प्रोसीड होगा तो अमोनिया के सामने वाटर एसिड बिहेव करेगा, अमोनिया को वाटर H आयन यानी प्रोटॉन डोनेट करके देगा, ख़ुद वाटर इसको डोनेट करके देगा प्रोटॉन, और
ये बन जाएगा NH4 पॉजिटिव, जबकि वाटर रह जाएगा OH नेगेटिव। तो आपने देखा स्टूडेंट कि अमोनिया चूँकि बेस था, लिहाजा बेस के सामने वाटर ने एज अ एसिड बिहेव किया, और एसिड क्या करता है, प्रोटॉन को डोनेट करता है। प्रोटॉन H पॉजिटिव है, वाटर ने प्रोटॉन को डोनेट किया और अमोनिया को प्रोटॉन दे दिया, जबकि वो अमोनियम आयन बन गया। और वाटर में जो रिमेनिंग पार्ट रह गया वो माइनस नेगेटिव OH यानी हाइड्रोक्सिल आयन रह गया। इस तरह हमें पता चला कि वाटर कैन एक्ट एज अ बेस एज वेल एज एसिड। एसिड के तौर पे भी एक्ट कर सकता है, बेस के तौर पे भी एक्ट कर सकता है। और हमने ये बात आपको समझाई है कि वाटर जो है पोजेसेस एन एम्फोटेरिक नेचर, ठीक है, वाटर की एम्फोटेरिक नेचर होती है। लिहाजा ये टॉपिक जो भी इस SLO में बताया गया था वो हमने इन इक्वेशन के ज़रिए समझ लिया है कि वाटर को अगर सेल्फ आयनाइज भी करेंगे तो हमें यही पता चलेगा कि उसमें H पॉजिटिव आयन भी है और OH नेगेटिव आयन भी है। लिहाजा वाटर हैज़ एन एम्फोटेरिक नेचर। इससे स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने तीनों SLO को कवर किया अपने 10.1.5 से लेके 10.1.7 तक, और हमारा फर्स्ट टॉपिक विच इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेस यहाँ कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपको नए टॉपिक के साथ विच इज़ 10.2। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।